अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, सॉरी अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आपका आज का चैप्टर नंबर 4 का बायोलॉजी का जो टॉपिक है दैट इज़, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? आप सेल के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। मैंने क्या बताया था? सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या रह गया था? हमने बाकी तीन तो पढ़ लिए थे, और क्या रह गया था? द साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब हम इसको वर्ड से, अब पहली बार ये वर्ड देख रहे हैं साइटोस्केलेटन, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे, जो हम बायोलॉजी में एक बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी टर्म्स होती हैं, जितने भी नेम्स होते हैं, उन नेम्स का डायरेक्टली कोई ना कोई मीनिंग बन रहा होता है, ठीक है। हम इसी के नेम से इसको याद रखने, इतने सारा कुछ होता है, साइटोप्लाज्म और पता नहीं क्या क्या क्या, इतनी सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, कैसे याद रखें? तो द वर्ड साइटो, ठीक है, CYTO, ठीक है, दिस वर्ड इज द साइंटिफिक नेम फॉर सेल, ठीक है। जहाँ पे भी साइटो आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? इट स्टैंड्स फॉर सेल। तो सेल के साथ कुछ भी आगे होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेम हम देखते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या होता है? हमारा ढांचा, ठीक है। हमारी बॉडी में स्केलेटन क्या होता है? ढांचा, हमारी जो हड्डियों का बना हुआ स्ट्रक्चर है पूरा, वो क्या करता है? ढांचा क्या करता है? हमारी बॉडी को, जितनी भी हमारी खाल है, हमारी जो भी हमारा सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का, उस सबको होल्ड करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट देता है, ठीक, और उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये क्या है? द स्केलेटन ऑफ सेल, यही बन रहा है ना, साइटोस्केलेटन, द स्केलेटन ऑफ सेल, यानी सपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल। सेल को कौन, उसके स्ट्रक्चर को कौन सपोर्ट करके रखेगा? जैसे एक इमारत होती है, उसको कौन सपोर्ट करके रखता है? उसके अंदर सरिये डलते हैं ना उसकी दीवारों में, ठीक है, तो वो क्यों डलते हैं? पिलर्स लगते हैं ना उसके अंदर, वो क्यों लगते हैं? वो उसको सपोर्ट करने के लिए लगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल के सपोर्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, अदरवाइज वो क्या हो, ऐसे ढेर पड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे हम हड्डियों के बगैर होंगे, सही। तो साइटोस्केलेटन मीन्स द स्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक। तो ये असल में क्या है? इसके अंदर असल में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेल की, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सेल की जो भी शेप है, सपोज ये है इस तरह, इस टाइप के कुछ वुड के सेल्स होते हैं, सही, फ्लोएम जाइलम सेल्स इस तरह के कुछ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइबर जो है प्लांट्स का, वो इस शेप में है, तो उसको मेंटेन करना किसका काम है, ठीक, इस तरह। तो ये जस्ट एक आप कह सकते हैं कंपैरिजन के लिए मैंने एग्जांपल दी है, ठीक। इसी पे मत बैठ जाना, वो असल में डेड मटीरियल होता है, उसमें कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता, सही। तो अगर कोई सेल इस तरह रेक्टेंगुलर इन शेप है, तो उसको रेक्टेंगुलर शेप में मेंटेन करके रखना किसका काम है? साइटोस्केलेटन का। कोई सेल अगर राउंड इन शेप है, तो उसको राउंड शेप में मेंटेन करके रखना किसका काम है? द साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन कैसा होता है जो इस शेप को मेंटेन करता है। तो साइटोस्केलेटन असल में दो तरह के स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं द माइक्रोट्यूब्यूल्स, नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? ट्यूब्स, और माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटी छोटी ट्यूब्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। तो सेकंड क्या है? द माइक्रो फिलामेंट्स। फिलामेंट क्या होता है? डोरी, धागा, थ्रेड, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल नेम से इंडिकेट हो रहा है। तो हमें तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम आएगा हमारे सामने, हमें मतलब पता होगा, हम बता देंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है, शेप को होल्ड करके रखते हैं, शेप को बनाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शेप को, अगर सेल की शेप में थोड़ा सा चेंज लाना है ज़रूरतन, ठीक है, सेल की मर्जी है कि मुझे अपनी शेप चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो शेप को चेंज करना किसका काम है? माइक्रोफिलामेंट का, ठीक है। इट हेल्प्स इन
चेंजिंग शेप, अगर शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ना, वो जो उसको पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा है, किसका काम है? माइक्रोट्यूब्यूल। उस शेप को होल्ड करके रखना, बना के रखना, स्फेरिकल शेप बना के रखना, कोलैप्स ना हो जाए वो सेल, ठीक है, उसको बना के रखना किसका काम है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ने पूरा स्केलेटन बना के रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, जो पिलर सिस्टम है ना वो सारा बना के रखा हुआ है, यानी उसने होल्ड किया हुआ है उसको, ठीक, ताकि उसकी एक खास शेप मेंटेन रहे, ठीक है। लेकिन अगर सेल की शेप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी है, कंप्लीट चेंज नहीं, मतलब राउंड है तो हम ऐसे नहीं कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? राउंड है ना, सपोज करो कि किसी वजह से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए या किसी भी तरह थोड़ा सा शेप को मॉडिफाई करना है, तो वो मॉडिफिकेशन किसकी वजह से आएगी? माइक्रोफिलामेंट्स की, ठीक है। जो स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो इस शेप को मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगे, और तब भी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे होंगे? बाकी की शेप को मेंटेन किए हुए होंगे, ठीक है। तो इनके फंक्शन में थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। ये क्या करता है? ओवरऑल शेप को मेंटेन करता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? जब कहीं शेप चेंज करना है तो माइक्रोफिलामेंट्स उसमें हेल्प करेंगे। सही, पहला पार्ट तो हो गया दोनों का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फर्क है इसमें। माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़े से लार्ज होते हैं, लार्ज, और आप कह सकते हैं उनका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है, मतलब मोटे मोटे पाइप आप कह लो, मोटे मोटे पिलर्स, ठीक। और ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लार्ज ट्यूब लाइक, ठीक, और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, लार्ज है और ट्यूब लाइक है। और ये क्या है? नैरो, टाइनी, छोटे छोटे, थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाते हैं ये एक, सही, नेटवर्क मतलब जाल सब बना हुआ होता है इन्होंने, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ये। और ये क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि पिलर्स कैसे होते हैं बिल्डिंग के, कहीं कहीं पे होते हैं लॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये लार्ज ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, ये नेटवर्क नहीं बनाते, ठीक है। ये भी हो गया, शेप भी देख ली, फंक्शन भी देख लिया। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट किस चीज़ से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन। जो फिलामेंट्स है ना, ये एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं असल में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बनते हैं? इसके सामने लिखते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, इसके सामने लिखेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन, और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, कितना इजी है। इसके अलावा एक और बात लिखी है आपकी बुक में कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, माइक्रोफिलामेंट्स तो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स, सेल के स्पेशल स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एक ही सेल होता है, उसी एक सेल ने मूव करना, उसी एक सेल ने फूड के पीछे जाना, उसी एक सेल ने सारे काम करने हैं, ठीक है, मूवमेंट सब कुछ उसी ने करनी है। तो एक सेल की तो कोई लेग्स नहीं होती, सेल के तो कोई आर्म्स नहीं होते, तो वो कैसे मूव करेगा? तो कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उनके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको मूव कराते हैं। सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है ना, तो इसके ऊपर इस तरह लॉन्ग सा ना एक एक्सटेंशन बना होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? हेयर लाइक लंबा सा, ठीक है, जैसे इसकी टेल हो, बिल्कुल उस तरह का, एक दो या बहुत सारे होंगे, ठीक। तो वो जो लॉन्ग सा एक्सटेंशन होता है ना सेल का, जो जब ऐसे फिश के टेल की तरह मूव करता है, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट होती है इसकी, तो जब ये इस तरह मूव करेगा तो ये सेल क्या कर सकता है? ये सेल स्विम कर सकता है, मूव कर सकता है सेल, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं सेल की, लॉन्ग स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल की सरफेस के ऊपर, जो अपनी लैशिंग मूवमेंट से, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट की वजह से सेल को मूव कराते हैं, उनको हम कहते हैं द
फ्लैजिलम, ये एक जो होता है इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं, ठीक है। और एक और सेल कंसिडर करो, कोई ऐसा सेल जिसके ऊपर छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हों, इंस्टेड ऑफ इस तरह का लंबा सा, इसकी बजाय छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हों और उनकी मूवमेंट इस तरह से, मतलब वेव लाइक मूवमेंट होती है जैसे हमारे हेयर मूव करें, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर हों, तो उनको हम कहते हैं सिलिया। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, उनको हम कहते हैं सिलिया, सिलिया, ठीक है। एक को हम कहेंगे सिलियम और मल्टीपल होंगे तो सिलिया, और एक को हम कहेंगे फ्लैजिलम और मल्टीपल होंगे तो फ्लैजिला, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही सिलिया और फ्लैजिलम बनाते हैं, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम है, ये जस्ट सेल के अंदर ही होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ हो सकते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर सिलिया और फ्लैजिलम में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका डिफरेंस हो गया, सही। तो साइटोस्केलेटन अब तो अच्छा समझ आया होगा। आप वीडियो पॉज करके अपने पास, अगर इस तरह कंपैरिजन अगर मैं कराती हूँ और आपको नोट करना है तो फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो जल्दी से। नोट की हुई चीज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बाद में जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको दोबारा से वो होगा कि रीड करोगे बुक में सिंपल, तो आपको लगेगा कि ये क्या था, फ्लैजिला क्या था, सिलिया क्या था, तो ये तो भूल चुका होगा ना उस टाइम। तो कहीं पे नोट किया हुआ हो तो अपने वो नोट्स और अपनी बुक दोनों कंपेयर करो, बिल्कुल बेशक रॉ फॉर्म में लिखो, जैसे मैं बोर्ड पे रॉ फॉर्म में लिखती हूँ, तो आप भी बेशक रॉ फॉर्म में लिखो, वैसी लैंग्वेज में लिखो जैसी आपको समझ आती है, आपको ईजी लगता है, ठीक है। साइन लैंग्वेज लिखो, इंग्लिश लिखो, नहीं समझ आ रहा तो जैसे मर्जी लिखो, ठीक है, जैसे भी आपको आसान लिखती है। तो वो इस तरह के नोट्स अपने पास ज़रूर बनाया करो, जिससे आपको जब आप अपनी बुक खोलो ना, वो टॉपिक खोलो, साथ में अपने नोट्स खोलो, तो आपको बेशक रफ नोट्स हैं, आपको फ़ौरन से माइंड में आ जाए कि वो सारा लेक्चर रिफ़्रेश हो जाए कि क्या क्या उस दिन कैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था, कैसे आपने उसको नोट किया था, ठीक है। वो सारा लेक्चर रिफ़्रेश हो जाएगा आपके माइंड में एकदम से, तो आपको वो सारी चीज़ें फ़ौरन से वापस समझ आ जाएंगी, ठीक है। वो आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ होगा ना, तो वही चीज़ वापस रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो बेशक नीट नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन रफ नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है। यहाँ तक तो हुआ सेल के सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स ख़त्म। अब हम करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेली असल में होता क्या है, दीज आर स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मीन सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। स्मॉल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल, ठीक है। सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनेलीज प्रोटीन बनाती हैं, सेल का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनेलीज पावर जनरेट करती हैं, एनर्जी जनरेट करती है, सेल का काम है जनरेट करना, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, उसकी एक ऑर्गेनेली कर रही है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं, ठीक है। तो सेल का काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रखना, सही। तो सेल ऑर्गेनेली क्या है, एनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल, ठीक है। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक। अभी आप सारे एग्जांपल्स पढ़ लोगे। तो सबसे पहली हम ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं द न्यूक्लियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली द न्यूक्लियस। आप कह सकते हो सबसे बड़ी भी हो सकती है, मोस्ट प्रोमिनेंट जो नज़र आती है किसी सेल का, जब आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो क्या होता है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप बताओगे, इट इज़ एन ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द, नहीं, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। और इट इज़ पुश्ड टू अ साइड बाय द वैक्यूल ऑफ अ, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये है एनिमल सेल जिसमें कोई वैक्यूल नहीं होता, तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा। और ये है प्लांट सेल जिसमें एक लार्ज सा वैक्यूल सेंटर में बन जाता है,
वैक्यूल एक पाउच है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है, एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड फिल हुआ होता है, सही। तो ये हर प्लांट सेल के अंदर होता है, सही। तो प्लांट सेल में भी ऑर्गेनेलीज होती हैं एनिमल सेल की तरह, ठीक, लेकिन क्या होता है, जस्ट उसमें एक वैक्यूल भी है, तो वो फ्लूइड फिल पाउच जो है, फ्लूइड फिल पैकेट जो है, उसने सेल न्यूक्लियस के, और सॉरी सेल के न्यूक्लियस को एक साइड पे लगा दिया है, ठीक है, तो वो आपको एक कॉर्नर में मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल में कहाँ होगा, एग्जैक्टली सेंटर में बड़ा सा प्रोमिनेंट सा बॉल टाइप, ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस की लोकेशन। और एक चीज़ आपने और लिखनी है, ये तो हुआ एनिमल सेल में, ये तो हुआ प्लांट सेल में, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ किस सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूकैरियोटिक सेल कहते ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल होगा वो सारा कहाँ होगा, जस्ट साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा, सही है। ये भी हो गया, 2 पॉइंट हमने देख लिया। पहला क्या देखा, कहाँ होता है न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियोटिक सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, प्लांट एनिमल सेल में सेंटर में, प्लांट सेल में एक साइड पे, क्यों, क्योंकि उसका वैक्यूल होता है सेंटर में, ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ ड्रॉ करते हैं हम, इसको हटा देते हैं ना, अब क्या करना इन सेल्स का, अब तो हम जस्ट न्यूक्लियस को देख रहे हैं खोल के, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो न्यूक्लियस एक स्फेरिकल राउंड शेप का बॉल टाइप एक ऑर्गेनेली है, जिसके जिसके ये जो इन्वेलप है, इसके ऊपर एक इन्वेलप होता है, जस्ट लाइक सेल का इन्वेलप, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जितना मटेरियल है वो एक इन्वेलप में, एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज हुआ हुआ है, उसे हम कहते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर है न्यूक्लियर पोर्स, ये क्या है, पोर क्या होता है, टाइनी होल, छोटे से सुराख को हम कहते हैं पोर, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स का क्या काम होता है, जाहिर है सुराख रखा है तो इट मीन्स किसी को अंदर बाहर आना जाना है, ठीक है, वरना एक पूरी मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक। तो दीज न्यूक्लियर पोर्स आर मेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कौन सी ट्रांसपोर्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर से मटेरियल ने साइटोप्लाज्म में जाना है, साइटोप्लाज्म से किसी मटेरियल ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है, ठीक है, लेकिन ये भी सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स जो जितने छोटे छोटे पोर्स हैं ना उसमें से जो पास कर गया सो कर गया, जो नहीं कर सकता, जो लार्ज साइज का है वो पास नहीं कर सके, ठीक है। तो लार्जर ऑर्गेनेलिज इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकेंगी, इसके अंदर से डीएनए बाहर नहीं आ सकेगा, सही, क्या आ सकेगा, स्मॉल पार्टिकल्स आ सकेंगे, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि एक न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसमें पोर्स है, पोर्स की वजह से वो क्या है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है ना सारा, इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो फ्लूइड है, अगर मैं इसको हटा दूँ, पोर्स हटा दो, हम अंदर देख रहे हैं, ठीक, वो हम न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारा एक फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, ठीक है, एक लिक्विड सा फिल हुआ हुआ है, जैसे सेल के अंदर, इसके अगर बाहर में ये सेल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड था उसे क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या बोलेंगे, द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन encloses a fluid called the nucleoplasm, ठीक है। और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में क्या है, सारे सेल की ऑर्गेनेलीज, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो जो प्रेजेंट है वो सब, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम कहते हैं सेल के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, तो वो डीएनए किसकी फॉर्म में है, क्रोमोसोम पता क्या है, ओ ये क्या लिख दिया,
डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए एक चेन की तरह एक लंबा सा चेन टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर वो कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लपेटा हुआ है ना, ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर, स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर, उस स्पेशल प्रोटीन्स होंगी, उनके साथ उसे इस तरह से टाइटली पैक करके रखेंगे, ठीक है। सेल उसे टाइटली पैक करके रखेगा, तो जब वो डीएनए प्रोटीन के साथ टाइटली पैक्ड फॉर्म में होगा तो हम उसे कहेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन जब पैक्ड फॉर्म में नहीं होगा, यानी अनपैक्ड फॉर्म में होता है, यही क्रोमोसोम, यानी डीएनए और प्रोटीन अनपैक्ड फॉर्म में है, निकले हुए हैं, ठीक है। डीएनए थ्रेड लाइक इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। टाइट फॉर्म में नहीं है, लूज फॉर्म में है, ठीक है। अनपैक्ड फॉर्म में होगा तो उसे हम कहेंगे द क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, सही। जब वो पैक हो जाता है तो आपने याद रखना है वो ऐसे क्रॉस शेप में आ जाता है, सही, इस तरह क्रॉस शेप में, ठीक। और अगर जब अनपैक्ड फॉर्म में होगा, डीएनए प्रोटीन के साथ लूज फॉर्म में होगा, उतर जाएगा, ठीक है, थ्रेड के फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा, जस्ट ऐसे, ठीक है, उसकी कोई खास शेप नहीं होगी, सही। हमने देख लिया उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। यानी वही डीएनए होगा, लेकिन किस फॉर्म में, अगर वो ऐसे कंपैक्ट फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। लूज फॉर्म में है तो हम कहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक तो क्रोमोसोम आ गए, ठीक। तो इसके अलावा ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसके अंदर सपोज ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ लूज फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली जो डीएनए है ना वो लूज फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। सारी लाइफ में वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है। बस जब एक सेल ने डिवीजन करनी है ना, एक सेल ने न्यू सेल क्रिएट करना है, तब वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आएगा। अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। तो ये रहा उसका क्रोमेटिन। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक डार्क सा, एक या दो डार्क सा सर्कल के फॉर्म में एक डार्क सा एरिया होगा, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये भी बॉल लाइक एक एरिया होगा, डार्क सा एरिया, डेंस सा एरिया, ठीक है। ये असल में वो एरिया होगा न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे राइबोसोम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या है, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट, यूजुअली 1 or 2 इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और क्या फंक्शन है न्यूक्लियोलस का, इट इज द एरिया वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, राइबोसोम्स आर क्रिएटेड। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक न्यू ऑर्गेनेली है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी एक ऑर्गेनेली होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। तब याद रखना है नेम, सॉरी फंक्शन याद रखना है, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स की प्रिपरेशन, ठीक है। सेल के अंदर कितने राइबोसोम्स चाहिए, कौन क्रिएट करेगा, न्यूक्लियोलस, ठीक। इसके अलावा बस यहाँ तक हो गया आपका न्यूक्लियस। अब आज हमने क्या दो स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना, न्यूक्लियस भी, और ये भी काफ़ी लेंथी था, और हमने साइटोस्केलेटन भी देख लिया। तो ये इजी है, इसी तरह से पॉइंट्स लिख लिया करो अपने पास, बुक पे भी लिख सकते हो साइड पे करके। तो इससे ये होता है कि आपको याद रहेगा कि कितने आपने एक टॉपिक में आपने क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। सरसरी से अभी देखोगे तो आपको ये टॉपिक है ना आपका, तो ये साइड पे करके यूँ इस तरह पॉइंट 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें न्यूक्लियोलस भी बताना है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बताना है, डीएनए भी बताना है, ठीक है, प्रोटीन बतानी है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना है, और आपका होमवर्क ये है कि आपने ये जो ऑर्गेनेली स्टार्ट हुई है ना, हर एक की डायग्राम, ठीक, लेबलिंग, सही, और साथ में क्या करना है, उसका
इसी तरह 1 to 3 पॉइंट्स की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक।